अस्सलामुअलैकुम, मैं मुसब्बिर हसन। आज हम लोग जो है एक चैप्टर शुरू करेंगे फ़िज़िक्स का, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। हालांकि हम पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग उन सारे मैथमेटिक्स को डील करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है फ़िज़िक्स को समझने के लिए, फ़िज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। हालांकि ये मैथमेटिक्स है, लेकिन इसके बगैर आप जो है फ़िज़िक्स में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि कोई पैरालाइज्ड आदमी को या इंसान को या शख्स को व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगर पैरालाइज्ड शख्स के पास व्हील चेयर ना हो तो वो चल नहीं पाएगा। सिमिलरली, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है तो आप फ़िज़िक्स को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इवन जो बच्चे 11th पास आउट कर चुके हैं, अगर उन्हें भी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको फ़िज़िक्स कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। तो इसीलिए फ़िज़िक्स को शुरू करने से पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक है ना। और जो बच्चे इस वीडियो को देखें या क्लास करें इस सब्जेक्ट की, चाहे कहीं भी हो वो, ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा पहले फोकस फ़िज़िक्स शुरू करने से पहले इस टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। इनकी एंड डेप्थ नॉलेज, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही तक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, उतनी होनी ज़रूरी है, उतनी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वही हैं जो हम अप टू 10th क्लास पढ़ चुके हैं, अप टू 10th क्लास पढ़ चुके हैं। लेकिन जो हमारे 11th और 12th क्लास की फ़िज़िक्स है या उससे हायर फ़िज़िक्स है, तो अभी तो हम खैर 11th और 12th के लेवल की बात करेंगे, तो उसके लिए जो मैथमेटिक्स हमें चाहिए वो जो हमारी जनरल मैथमेटिक्स थी अप टू 10th क्लास, उसी में बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी गई है। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं पीसीबी के हैं, वो भी फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। इवन जो पीसीएम के बच्चे हैं वो भी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो है एट ए टाइम शुरू में नहीं पढ़ लेते। अब जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे वेक्टर है, मैथमेटिक्स के अंदर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स को डील करने के लिए आपको पहले चैप्टर से वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए फ़िज़िक्स को समझने के लिए हम कुछ मैथमेटिक्स की बात करेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो हम अप टू 10th क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनकी थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नई हैं, उनको हम शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चूँकि वो बच्चे जो है मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है। लेकिन हमें उनका आइडिया होना चाहिए कि कोई भी एक्सप्रेशन आ गया, फंक्शन आ गया, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले क्या कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को जानें कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को डील करेंगे। किसको डील करेंगे? ग्राफ को। ये ग्राफ किसका होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, अलजेब्रिक फंक्शन का होगा। इनकी हमें ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो हम अप टू 10th क्लास पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। ठीक है ना। तीसरी चीज़ है जो हमारे पास, अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए अप टू 10th क्लास। ठीक है ना। अप टू 10th क्लास, जैसे फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पावर का कॉन्सेप्ट है, डिग्री का कॉन्सेप्ट है, समझ में आई बात है, वो सारी चीज़ें, ज़ीरोज़ के कॉन्सेप्ट हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। फोर्थ जो है वो है हमारा कैलकुलस। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। कैलकुलस, कैलकुलस का भी दो पार्ट है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इनको हम देखेंगे डिटेल में।
कैलकुलस की नॉलेज होनी चाहिए इनके। एंड द फिफ्थ वन इज़ वेक्टर। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं आती, ये सारे टॉपिक आपको नहीं आते, तो आप बिल्कुल फिज़िक्स में पैरालाइज्ड हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिज़िक्स शुरू करने से पहले हमें ये टॉपिक सब के सब अच्छी तरह आनी चाहिए, वरना आपका फिज़िक्स पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ करेंगे? ग्राफ से शुरू करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री को डील करेंगे। अलजबरा जो है वो अप टू 10th क्लास तक आप पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह है जो आप जानते हैं पहले से। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कैलकुलस के ऊपर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा वेक्टर होगा। लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक आज कवर नहीं हो पाएंगे, हमारा सिस्टम जो है, सिस्टमेटिक ऑर्डर जो है वो ये रहेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? ग्राफ को। ग्राफ, इस ग्राफ के पार्ट में हम सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? किसी भी प्लेन के अंदर या स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के लोकेशन को हम बताने के लिए क्या करते हैं? एक नंबर लाइन का या कलेक्शन ऑफ नंबर लाइन का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन के अंदर हो तो हमें दो नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। वन नंबर लाइन इज़ इन हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज़ इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, ये जो लाइन है जिसे आप एक्सिस कहते हैं वो बेसिकली नंबर लाइन होती है। क्या होती है? नंबर लाइन होती है, और उन दोनों का परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन होता है, और वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन जो होता है वो ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन मतलब ज़ीरो पे। नंबर लाइन अगर आप फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं? 0 1 2 3 इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, -1 -2 -3। ऐसे ही दूसरी भी क्या है? एक नंबर लाइन है जो कि इसी 0 पॉइंट पर क्या कर रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है, तो दोनों के दोनों जो लाइन है वो क्या है? नंबर लाइन है बेसिकली। तो इस नंबर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल में है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल पोजीशन में उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट है, सपोज कर लो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इवन एट दिस पॉइंट ये भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप इस बोर्ड के प्लेन को देखें तो क्या दिख रहा है कि इस नंबर लाइन को बनाने की वजह से या इस एक्सिस की वजह से जो हमारे बोर्ड का प्लेन है वो चार पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड पार्ट, और ये है फोर्थ पार्ट। ये जो डिवीज़न है प्लेन का इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जो ये हमने नंबर लाइन लिया है, एक वर्टिकल नंबर लाइन लिया है, तो ये जो वर्टिकल नंबर लाइन लिया है ये तो है 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट। इसके ऊपर जो हमने लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में वो पॉजिटिव वैल्यू को लिया है। ठीक है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है नंबर लाइन की वो नेगेटिव डायरेक्शन की है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन को अगर आप यहाँ पर शिफ्ट करके आएँ तो ऊपर जो वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है इस 0 से ऊपर की तरफ, मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव वैल्यू है, और नीचे जो है वो क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब इसी एक्सिस को हम क्या कर दें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लें। ये तो है हमारा रेफरेंस पॉइंट जिसे हम कहते हैं 0। इससे लेफ्ट राइट हैंड की तरफ हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये आप लोग लोअर क्लास के अंदर देख चुके हैं, नंबर लाइन हम ऐसे ही फॉर्म करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस नंबर लाइन को भी आप यहाँ पर शिफ्ट करके लाएं तो क्या होगा?
कि ये जो वैल्यू है x की ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी पॉइंट की लोकेशन को इस नंबर लाइन या एक्सिस के ज़रिए हम कैसे लोकेट करते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम एक्सिस कह रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर लिखे हुए होंगे जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे नीचे होगा -1 -2 -3 -4, इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन हमारा दिखेगा, मतलब एक्सिस इस तरह से दिखेगी। तो अब ये बताइए, ये जो पॉइंट है इसका हमें लोकेशन बताना है। तो ये चीज़ आप रियल लाइफ के अंदर भी करते हैं कि जब किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं तो आप किसी न किसी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, नहीं कम से कम तो किसी शख्स को किसी जगह की लोकेशन बताते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को रेफरेंस मानते, कहते हैं यहाँ से 5 कदम दूर जाइए लेफ़्ट की तरफ, फिर वहाँ से 4 कदम राइट की तरफ। इसी तरह से तो लोकेशन बताते हैं। तो यहाँ पर भी जो है, जो रेफरेंस पॉइंट माना गया वो किसको माना गया, ओरिजिन को। रेफरेंस पॉइंट माना गया किसको, ओरिजिन को। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट माना गया किसको, ओरिजिन को। और इस ओरिजिन और इस एक्सिस की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पर जो 3 पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। ठीक है, सिमिलरली ये वाई एक्सिस पर जो नंबर 4 लिखा हुआ है इससे राइट की तरफ है। तो क्या देख रहे हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट मूव करें, है ना, और फिर इस 3 पॉइंट से y के पैरेलल 4 यूनिट मूव करें तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट के पास। ठीक है, तो ये हुआ इस पॉइंट का लोकेशन। तो हमने x एक्सिस पर कितना मूव किया, 3, और y एक्सिस के पैरेलल कितना मूव किया, 4। तो हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 3,4। 3,4 मतलब x एक्सिस पे कितना मूव किया या x एक्सिस के पैरेलल कितना मूव किया, y एक्सिस पे कितना मूव किया या y एक्सिस के पैरेलल कितना मूव किया। ठीक है ना, ये जो नंबर के पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसी ऑर्डर्ड पेयर के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी ऑर्डर्ड पेयर का नाम है कोऑर्डिनेट। इसी ऑर्डर्ड पेयर का नाम है क्या, कोऑर्डिनेट। तो इसको लिखने का हमेशा तरीका यह है, जो x एक्सिस पर वैल्यू होती है उसे हम लिखते हैं पहले, और उसका नाम है क्या, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो सेकेंड वैल्यू होती है वो होती है ऑर्डिनेट या y एक्सिस पर जो वैल्यू होती है वो, तो इसलिए इसे हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। और उस कोऑर्डिनेट से किसी प्लेन के अंदर जो पॉइंट की लोकेशन है हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई हमारे पास एक एड्रेस लिख दिया क्या, कि इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट है जिसका एड्रेस है ये 1,2, 1,2। तो ये एक एड्रेस है, जिस तरह से पोस्टल एड्रेस पिन होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, इस प्लेन के अंदर जो कोई पॉइंट है उसकी लोकेशन है क्या, उसका पोस्टल एड्रेस अगर ये है 1,2, तो ये जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कहाँ पर दिखेगा हमें, एक्स एक्सिस के ऊपर दिखेगा। ये कहाँ पर दिखेगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर दिखेगा। तो हम फौरन क्या करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x पर मूव करना है 1 यूनिट, x पर मूव करना है 1 यूनिट। ठीक है, और वहाँ से फिर टर्न लेना है टू पॉजिटिव y की तरफ। चूँकि y क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, अब y के पैरेलल इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉजिटिव किधर आएगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मूव करेंगे ये। तो मतलब इस एड्रेस पर पहुँच गए हम, दैट मीन्स दिस इज़ 1,2। ठीक है, 1,2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे पॉइंट की लोकेशन को हम इस कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, इस प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं सबका क्या क्या है, एक पोस्टल एड्रेस है जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तब ऐसे ही अगर देखें आप, तो अगर कोई कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में है,
-3, 2, तो ये कहाँ जाएगा? x पर -3 और y पर 2, x पर -3 और y पर 2, इन दोनों से जो है एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, दूसरी लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके आप उस पॉइंट के उस लाइन के इंटरसेक्शन जहाँ पर भी होगा, जिस पॉइंट पर भी होगा, वो क्या बताएगा आपको? उस पॉइंट की लोकेशन। खैर, ये आप इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, चूँकि ये आप लोग बहुत ज़्यादा कर चुके होंगे लोअर क्लास के अंदर। तो क्या पता चला कि इस कार्टेशियन प्लेन में ये तो है पॉजिटिव वैल्यू y की, ये है पॉजिटिव वैल्यू इधर x की, इधर है नेगेटिव वैल्यू x की, इधर है नेगेटिव वैल्यू y की। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके लिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो इससे क्या पता चल गया अगर हमें कि अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट को दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एड्रेस किसी न किसी इस कॉलोनी के अंदर है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू निगेटिव हो जाए और y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, जैसे -3, 2 है, तो x नेगेटिव कहाँ है? ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ, और y पॉजिटिव कहाँ है? ओरिजिन से ऊपर की तरफ। तो मतलब इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट होगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट होगा, उसका जो एड्रेस होगा क्या होगा? माइनस और प्लस की फॉर्म में होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें देख लें x एक्सिस की भी नेगेटिव वैल्यूज़ है, y एक्सिस की भी नेगेटिव वैल्यूज़ है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो मतलब ये क्या कर सकते हैं हम? इससे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सिस के ऊपर। अगर एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर देखें, अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो हमेशा वो x 0 पर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे उस पर x तो 0 होगा, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब हमेशा 0, y की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हो गया तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x एक्सिस का अगर कोई पॉइंट हो तो हमेशा वो y 0 पर होता है, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट x, 0 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव है तो ये इस तरफ आ जाएगा। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। तो ये है क्या? इस प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उसकी लोकेशन हम इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं। तो इतनी सी बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए थी। अब हम चलते हैं ज़रा अलजेब्रा की तरफ, अलजेब्रा में भी पॉलिनोमियल की तरफ, लीनियर इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम सबसे पहले। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्राफ की। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म आता है या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये बताइए, अगर हमारे पास कोई ये है प्लेन है तो हम क्या करते थे, इसके कोऑर्डिनेट को एक x की आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज करते थे, x की आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज करते थे और y की वैल्यू इससे क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। फिर इस पॉइंट को हम क्या करते थे, ग्राफ के अंदर प्लॉट करके ज्वाइन करते थे, तो हमारा फॉर्म जो आता था क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। ठीक है, तो अब चूंकि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो हर इक्वेशन को प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है ना, हर इक्वेशन को प्लॉट नहीं कर सकते, वरना वो फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज़्यादा दिखने लगेगी। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इक्वेशन को देखते ही बता दें कि ग्राफ कैसा आएगा। स्ट्रेट लाइन भी आएगा तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, या ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी, या ओरिजिन से पास होते हुए मिलेगी, या ऐसी मिलेगी, या इधर से ओरिजिन से पास होते हुए मिलेगी। तो क्या है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है इस प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन होने की। तो हम क्या चाहते हैं, इस इक्वेशन को देखकर हमारे पास एक जनरल आइडिया आ जाए। इस इक्वेशन से मुराद ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल जाए कि उसका ग्राफ कैसा आएगा। हमें उस ग्राफ का आइडिया चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर ये यहाँ से जाने के बजाय हमने यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया, लेकिन दिख रहा है कि ये लगभग इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इस ग्राफ का एक जनरल आइडिया चाहिए, ओवरव्यू चाहिए कि इक्वेशन को देखकर हम बता सके इस ग्राफ की फॉर्म कैसी होगी। ठीक है, इस ग्राफ की फॉर्म कैसी होगी। ठीक है ना, इस ग्राफ की फॉर्म क्या होगी। एक चीज़ सुने, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक लाइन बनेगी ऐसी, चाहे वैसी। ठीक है, तो ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये है लाइन। इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा, और यहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का जो एंगल है उसे हम कह रहे हैं थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक्यूट है और यहाँ पर ऑब्ट्यूज है। इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच की जो भी वैल्यू होती है, एंगल होती है, अगर उसका हम टेन थीटा निकाल दें, क्या निकाल दें, टेन थीटा निकाल दें, क्या निकाल दें, टेन थीटा निकाल दें, तो ये टेन थीटा की वैल्यू जो है इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग जो भी टेन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या बनाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, उस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, क्या करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इतनी बातें याद रखनी है कि किसी भी लाइन के स्लोप का, स्ट्रेट लाइन के स्लोप का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाए क्या, कोई कर्व्ड लाइन। क्या इस कर्व्ड लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर स्लोप जो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उस एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग टेन थीटा की जो भी वैल्यू होती है
उस एंगल के करस्पॉन्डिंग टेन थीटा की जो भी वैल्यू होती है वो बताता है इस ग्राफ का इस पॉइंट पर स्लोप क्या है। मतलब ये जो स्लोप है यहाँ पर वो इंस्टेंटेनियस स्लोप है। क्या है? इंस्टेंटेनियस स्लोप है। क्या है? इंस्टेंटेनियस स्लोप है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाइन अगर कर्व होती है स्ट्रेट लाइन के अलावे तो हर पॉइंट का टेंजेंट अलग अलग होगा और हर पॉइंट का टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाएगा, तो हर पॉइंट का स्लोप भी टेन थीटा क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप हर जगह डिफरेंट हो रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। मतलब इस पॉइंट का टेन थीटा कुछ और, स्लोप कुछ और है, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा। ठीक है, तो हमेशा टेन थीटा की वैल्यू ही स्लोप देती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन में सिंपली स्ट्रेट लाइन और टेन थीटा की जो भी वैल्यू होती है, टेन थीटा की जो भी वैल्यू होती है, चूँकि इसका कोई भी पॉइंट लेकर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हर जगह टेन थीटा की वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, लेकिन कोई कर्व लाइन हो तो वहाँ टेन थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, इसलिए हम स्लोप ना कह करके उसे इंस्टेंटेनियस स्लोप कह रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चली कि स्ट्रेट लाइन हमेशा चूँकि एक एंगल बनाता है तो यहाँ पर जो भी टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर भी जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन कर्व लाइन की फॉर्म में जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, जब केवल के क्या होगी? हर पॉइंट पर चेंज करती रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट डाउन एक चीज ये भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हम क्या चाह रहे थे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो उसकी इक्वेशन को देखते ही हम क्या बता दें कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा। अच्छा, एक चीज़ और नोट डाउन करें, यहाँ पर ये थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये अभी याद करने हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू एक्यूट के लिए जो है, एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव कैसे हो गई और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव कैसे होगी, वो तरीका हम सीख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अभी सिर्फ ये बातें याद रखनी है। ठीक है, तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में टेन थीटा की वैल्यू, ऑब्ट्यूज एंगल में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इससे एक आइडिया ये मिल गया कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो उसके टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि स्लोप नेगेटिव आएगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर टेन थीटा की वैल्यू एक्यूट हो तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब स्लोप पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से एक जनरल आइडिया मिलता है हमें कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो एक्यूट एंगल बनाएगी लाइन, और अगर स्लोप नेगेटिव हो तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी लाइन। ठीक है, इतनी बातों को समझते हुए अब हम बढ़ते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो हमारा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखकर आइडिया लगाना चाहते हैं डायरेक्टली कि ग्राफ कैसा आएगा। हम प्लॉट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़नी है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है। तो हमें क्या चाहिए? इसका ग्राफ चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल आइडिया लगाने के लिए कि रफली इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो हम इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको c को थोड़ा c1 चेंज कर दूं, क्योंकि c मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ करूँगा। तो इसको क्या करना है, जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना है
बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी वन, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी वन बाई बी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो x का कॉफिशिएंट है अब वो क्या है, माइनस ए बाई बी है, मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ एक दूसरे कांस्टेंट m से, मतलब m को कह रहे हैं माइनस ए बाई बी को हम m कह रहे हैं, और जो माइनस सी वन बाई बी है इसको मैं कह दे रहा हूँ c। ये जो इक्वेशन है हमारी वो ऐसी दिखेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब इस लाइन को हमें कन्वर्ट कर देना है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है किसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है, मतलब जब y का कॉफिशिएंट 1 हो, बाकी सारे टर्म दूसरे तरफ हो, तो ऐसे कंडीशन में मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म हो अगर, ठीक है ना, कैसी भी इक्वेशन हो उसे अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो इस कंडीशन में, इस फॉर्म में जो x का कॉफिशिएंट है दैट इज m, वो बताता है कि इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या है, मतलब इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को, चूँकि इसी का ये फॉर्म था ये, तो हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस फॉर्म में जो भी x का कॉफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पर माइनस ए बाई बी है, तो वो x का कॉफिशिएंट बताएगा कि इस लाइन का अगर हम ग्राफिकल फॉर्म लाएं तो स्लोप कितना होगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में x का जो कॉफिशिएंट m है वो ये बताता है कि उस लाइन की, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्लोप कितनी है, अगर हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करें तो। ठीक है, स्लोप कितनी है, मतलब m बताता है कि स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, और जो c है m बताता है कि स्लोप कितना है। ठीक, अब एक चीज़ और नोट डाउन करें, अभी हमने देखा था कि m यानी कि स्लोप, तो इक्वेशन की फॉर्म में m बताता है स्लोप, और एंगल की फॉर्म में tan थीटा बताता है स्लोप। एंगल से देखना चाहें तो tan थीटा स्लोप बता रहा है, तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू होती है, इसका मतलब वो इस x के कॉफिशिएंट के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन में देखना चाहें स्लोप कितना है तो वो m बताएगा, ग्राफ में देखना चाहें स्लोप कितना है तो वो tan थीटा बताएगा। ठीक, और अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में ले जाना है। ठीक है ना, इस इक्वेशन को कहाँ ले जाना है, ग्राफ में ले जाना है, और वो भी हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, एक रफ आइडिया चाहिए कि ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये m भी स्लोप, tan थीटा भी स्लोप, तो tan थीटा निगेटिव कब होता है, जब एंगल ऑब्ट्यूज हो। ठीक है, tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल एक्यूट हो। इसका मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव होगा अगर एंगल एक्यूट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें m दिया हुआ है, डायरेक्ट m, तो अगर m है नेगेटिव, इफ m इज नेगेटिव मतलब m इज लेस देन 0, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, और अगर स्लोप नेगेटिव तो इसका मतलब tan थीटा नेगेटिव। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब एंगल ऑब्ट्यूज। एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब अगर m क्या हो जाए हमारा, मतलब स्लोप हो जाए क्या, पॉजिटिव, तो m पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ m स्लोप है, वहाँ tan थीटा स्लोप है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, और tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल क्या हो, एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, सॉरी एक्यूट हो, एंगल क्या हो, एक्यूट हो, है ना, एंगल क्या हो, एक्यूट हो। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर m पॉजिटिव तो हमें पता है कि ग्राफ क्या होगा, m अगर पॉजिटिव तो ग्राफ क्या होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। मतलब जो अगर m पॉजिटिव है तो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की लाइन आएगी एक्स एक्सिस से, एक्यूट एंगल बनाती है। ठीक है, अगर m नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, तो हमेशा कुछ इस तरह की लाइन आएगी। बहुत सारी इस तरह की लाइन पॉसिबल है ना, मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा। ठीक, एक आइडिया मिला ये। लेकिन आप कहेंगे इससे एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं पता चल रहा, हम तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन क्या लाइन बना सकते हैं। तो अब आते हैं इसके दूसरे y = mx + c के इस कांस्टेंट टर्म पर। क्या आते हैं, कांस्टेंट टर्म पर। इस c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट बताता है कि अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा या पास आउट होगा। ठीक है, तो हमेशा c क्या बताता है, y इंटरसेप्ट। तो ये लाइन जो है हमेशा y एक्सिस को 0, c से पास करेगी। ठीक है, जैसे अगर ये लाइन यहाँ पर y एक्सिस को यहाँ से कट कर रही है तो मतलब ये वैल्यू जो हमारी c रही होगी और इसका कोऑर्डिनेट जो है 0, c रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा, 0, c रहा होगा। तो इस m और c की फॉर्म से, m और c के वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि अगर m पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव, मतलब एंगल एक्यूट है। अगर m नेगेटिव है तो मतलब स्लोप नेगेटिव है, मतलब लाइन जो है x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। c हमें बता रहा है क्या, कि वो लाइन 0, c से पास होगी, 0, c से पास होगी। तो इस आइडिया को हम बढ़ाते हैं आगे, फिर देखते हैं डिफरेंट ग्राफ को कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, किस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, तो ज़रा देखें, अगर y = mx + c है, c की फॉर्म में m बताता है स्लोप और c बताता है हमारा y इंटरसेप्ट। मतलब ये लाइन y एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0, c से पास होगी। ये बताता है जो m है वो अगर पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट बनाएगी लाइन जो है एक्यूट बनाएगी x एक्सिस से। अगर m जो है वो नेगेटिव है तो लाइन जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा x एक्सिस से। ठीक, ऑब्ट्यूज तो ऐसी लाइन बनेगी, एक्यूट तो ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर ग्राफ कैसे हम बनाएंगे। देखिए ज़रा इसको, इस चीज़ को रहने दें क्योंकि इसका डिटेल फॉर्म यहाँ पर है। तो अब हमारे पास कोई एग्जांपल आ गया, सपोज ऐसा y = 3x + 2। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, m पॉजिटिव, m is 3 which is greater than 0 मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, c जो है हमारा 2
दैट मीन्स ये लाइन पास होगा 0,2 से। ठीक है, लाइन पास होगी 0,2 से। अब जाते हैं ग्राफ के ऊपर, तो 0,2 से एक लाइन पास होगी, तो 0, 1, 2, तो 0,2 से एक लाइन पास होनी है। ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए लाइन ऐसी होनी चाहिए। तब ये बताइए, इस 0,2 से पास होती हुई एक्यूट लाइन जो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए वो कैसी दिखेगी, ऐसी, ऐसी दिखेगी ना, ऐसी ही दिखेगी। चूँकि 0,2 से पास है और एक्यूट एंगल है, तो समथिंग इस तरह से लाइन बनेगी। तो इस तरह से एक लाइन इस तरह से हो, है ना, क्योंकि अब यहाँ से भी आप पास कर, ऐसे भी पास करा सकते थे, लेकिन ये क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये बना रहा है एक्यूट एंगल। तो मतलब कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से जा रही है वो नहीं पता, लेकिन उसका एक रफ आइडिया है कि ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। मतलब ये ग्राफ जो है किसका हो सकता है, y = 3x+2 का हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, y वर्सेस x का ग्राफ ये ऐसा दिख रहा है ना, जो कि पास हो रहा है यहाँ पर 0,2 से, ये आगे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब यहीं पर क्या होता, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, y = 3x-2 है, y = 3x-2 है। तो यहाँ पर हम देखें क्या m की वैल्यू क्या है 3, जो कि है पॉजिटिव, ग्रेटर देन है 0। c की वैल्यू है -2, मतलब ये ग्राफ पास होगा 0,-2 से। यही बता रहे, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली हमें। तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो एक लाइन मतलब एंगल बनेगा एक्यूट, चूँकि m है पॉजिटिव, तो एंगल क्या बनेगा, एक्यूट। तो एक्यूट एंगल बनाने वाली एक लाइन हो और पास हो 0,-2 से, तो मतलब -2 तो नीचे हो सकता है, और लाइन हो एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल बनाने के लिए लाइन को ऐसा होना पड़ेगा एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से ऐसी लाइन जो -2 से पास हो वो समथिंग ऐसी दिखेगी। ठीक है, कैसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो मतलब इसका ग्राफिकल फॉर्म ऐसा होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ग्राफ जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखेगा, इधर है y, इधर है x, इधर है x। ये एंगल हो गया हमारा एक्यूट थीटा। इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वापस वैसी m की वैल्यू आएगी। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हो जाए, y = -3x+2 के जैसा हो जाए, y = -3x+2 के जैसा हो जाए। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, जो कि है नेगेटिव। मतलब ये लाइन x एक्सिस से बनाएगी ऑब्ट्यूज एंगल। कैसी एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसी लाइन बनाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल। c की वैल्यू क्या है 2, जो कि बता रहा है ये लाइन पास होगा 0,2 से। तो हम जाएंगे 0,2 पर, यह है हमारा सपोज 0,2, ठीक है ना। 0,2 से ऐसी भी लाइन बन सकती है, ऐसी भी लाइन बन सकती है, हमारे दिमाग में यही आएगा। लेकिन m की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से हमें ऑब्ट्यूज वाला पार्ट कंसिडर करना है। तो मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तो मतलब ये लाइन पॉसिबल है, ये लाइन नहीं। मतलब ग्राफ ऐसा दिखेगा, इस y = -3x+2 का समथिंग ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखना चाहें, ये ग्राफ कैसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अब क्या आ जाए, अगर ऐसी फॉर्म हो जाए, y = -3x-2 के जैसी हो जाए, तो यहाँ पर m क्या है, -3 जो कि है नेगेटिव, c है -2 जो कि बता रहा है 0,-2 से ग्राफ पास होगा। तो हम चलेंगे कहाँ, x एक्सिस और y एक्सिस के पास। ये बता रहा है ये लाइन 0,-2 से पास होगा, तो 0,-2 तो ये हो सकता है, मतलब -2 ये।
यहाँ से पास होने वाली एक लाइन ये भी हो सकती है और एक लाइन ये भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, m है नेगेटिव। m नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये वाली लाइन बना रही है x एक्सिस, x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसलिए ये वाली एंगल, ये वाली लाइन हम कंसीडर करेंगे, ये लाइन नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा है ये, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो आगे की तरफ, अब इक्वेशन अगर ऐसी हो जाए y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ -3x, इसका मतलब जो जीरो c है हमारा वो ज़ीरो है। सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा हो तो इसका मतलब हमारा m क्या है -3 और c क्या है 0। मतलब ये लाइन पास होगा 0, c से, मतलब 0, से। 0, का मतलब होता है क्या, ओरिजिन। इसका मतलब कोई लाइन सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में हो, c ना हो, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू origin। y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू origin। अब चूंकि है m नेगेटिव, तब origin से पास होने वाली एक लाइन ये भी है, दूसरी लाइन ये भी है, लेकिन m नेगेटिव होने की वजह से लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, मतलब इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ओरिजिन से पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन, ऑब्ट्यूज एंगल x एक्सिस से, ठीक है। सिमिलरली अगर ये ऐसा होता y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 3x, इसका मतलब m है पॉजिटिव, c है 0, तो अब भी ग्राफ पास होगा 0, से, मतलब 0, ओरिजिन से, लेकिन m पॉजिटिव होने की वजह से लाइन बनेगी कैसी, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। तो m एक्यूट एंगल के लिए ये ग्राफ कैसा दिखेगा, जैसे y इज इक्वल टू 3x था वहाँ पर, तो m पॉजिटिव, ग्राफ क्या बनेगा, एक्यूट एंगल पासिस थ्रू ओरिजिन। तो कुछ ग्राफ इस तरह से दिखेगा, चूँकि ये लाइन बना रही है x एक्सिस से एक्यूट एंगल। क्या बना रही है, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिखेगा, कैसा, ऐसा। तो इस ग्राफ से इस y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म से और y इज इक्वल टू mx की फॉर्म से, जब c 0 हो जाए, ठीक है, हम ये इक्वेशन को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ग्राफ जो है किस तरह का बनाएगा, एक y एक्सिस के किस पॉइंट से पास करेगा और एंगल कैसा होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम डिफरेंट ग्राफ क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कंसिडर करेंगे वो क्वाड्रेटिक का लेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में इतना ही, आगे हम प्रोसीड करते हैं। एज ए इंफॉर्मेशन ये सब चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए ताकि आप ग्राफ को विजुअलाइज कर सकें, इक्वेशन को देख करके आप पता कर सकें कि ये चीज़ें दिखेगी कैसे, ग्राफिकल फॉर्म में ये चीज़ें कैसे दिखेगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, अगर ये ग्राफ जो y इज इक्वल टू mx प्लस c था, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, अगर ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जैसे x इक्वल टू c आ जाए, कोई कांस्टेंट किसे k, या y इक्वल टू k आ जाए, ठीक है। तो ये याद रख ले, x इक्वल टू k रिप्रेजेंट करता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये आप पहले से जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के अंदर से। x इक्वल टू के रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिस थ्रू k, 0, पासिस थ्रू k, 0, और k नेगेटिव हुआ तो इधर से चला जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट करता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये पास हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे से पास होगा। अगर ये k 0 हो जाए तो ये लाइन शिफ्ट होकर के x एक्सिस पर आ जाएगी, इसलिए हम कहते हैं y = 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली k अगर यहाँ 0 हो जाए तो ये लाइन शिफ्ट होकर के कहाँ से पास होगी, 0,0 से, तो ये x = 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y = 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, y = k लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x = k लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x = k लाइन पैरेलल टू y एक्सिस passes through k, 0, y = k लाइन पैरेलल टू x एक्सिस passes through 0, k, passes through 0, k। ठीक है, ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन की बात। इस ग्राफ में हम देखेंगे यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दूसरे ग्राफ की तरफ। स्ट्रेट लाइन में इस तरह के ग्राफ फॉर्म हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास इस तरह के क्या हो सकते हैं, ग्राफ फॉर्म हो सकते हैं। अब अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिखे, क्या दिखे, क्वाड्रेटिक दिखे, तो कुछ क्वाड्रेटिक के रिजल्ट हैं जो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वो उससे जिससे टैली करेगा उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे की चीज़ें आपको रखनी है जहन में, क्योंकि ये है 11th क्लास के मैथमेटिक्स का पार्ट, लेकिन फिज़िक्स को जानने के लिए है ज़रूरी। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं, ऑप्शनल मैथमेटिक्स हुआ तो पढ़ेंगे, अदरवाइज़ उनको नज़र से भी नहीं गुजरेगी। तो कुछ इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसे हमें क्या करना है, याद रखना है। अगर हमारे पास इक्वेशन हो जाए x² = ky, ठीक है, मैं इसको ज़रा आसान कर दूं, मतलब कोई इक्वेशन ऐसी दिखे y = 1/k(x²), 1/k को कोई कांस्टेंट रख दो तो क्या हो जाएगा, y = cx², जैसे ये हो जाए। ठीक है, तो मतलब उतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ ध्यान क्या देना है, x² = समथिंग ky, मतलब x² का कोफिशिएंट ऐसा हो जाए। ठीक है, मतलब x पे पावर 2 है और y पे पावर 1 है, ऐसा हो तो यह हमेशा एक ग्राफ बनाएगा, क्या, इस तरह का, सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के, और इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, पैराबोला, और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किससे है, y एक्सिस से सिमेट्रिक होगा। ये एक बनेगा सिमेट्रिक पैराबोला, और ये ग्राफ जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन इसका अगला पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दिखे, x² = -ky, मतलब ये कोफिशिएंट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये पैराबोला जो सिमेट्रिक ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ ऐसे था सिमेट्रिक, पॉजिटिव होने की वजह से ये ऐसा ना रह करके क्या बन जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। मतलब ये है किसका ग्राफ, x² = -ky का, x² = -ky का ग्राफ ऐसा दिखेगा। थर्ड, अगर ग्राफ ऐसा हो y² = kx, तो यहाँ पर भी बनेगा पैराबोला,
लेकिन ये सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के। किसके सिमेट्रिक होगा? एक्स एक्सिस के। और ये सब ग्राफ याद रखना है। जैसे अगर ये हो जाए y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, तो इसका ग्राफ भी बनेगा क्या? सिमेट्रिक, लेकिन इसका y एक्सिस में मिरर इमेज होगा, मतलब ग्राफ दिखेगा समथिंग ऐसा। ठीक है, ग्राफ दिखेगा समथिंग ऐसा। ठीक है, ग्राफ समथिंग इस तरह का दिखेगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका। मैं क्या करता हूं, इसका एक एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूं, फिर उसको जो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस पर एग्जाम्पल क्या होगा? अच्छा, इसका इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना। तो अब हम लेते हैं क्या, एग्जाम्पल ले ले। जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस x का कोफिशिएंट इधर 3 था तो इसको इधर 1 कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये चीज़ें ऐसी ही है। ठीक है, k की जगह है 1/3, x की जगह है x, y की जगह है y। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सिमेट्रिक होगा x y एक्सिस के, मतलब ग्राफ ऐसा दिखेगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट दिखेगा, पासेस थ्रू ओरिजिन। इसका एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर भी यही हो जाएगा। क्या हो जाए? जैसे y इक्वल टू -3x स्क्वायर हो जाता, तो इसका ग्राफ क्या दिखता? -1/3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर k की जगह है -3, सॉरी k की जगह 1/3, तो -k हो गया यहाँ पर। इसके हाँ, ये देख लो इस फॉर्म में आ गया ये। तो जब क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, तो इसका ग्राफ जो होगा क्या होगा? डाउनवर्ड सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल इसके जैसा। मतलब इसका ग्राफ जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिखेगा। y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, जैसे अगर हमारे पास आ जाए y स्क्वायर इक्वल टू 1/2x या y स्क्वायर इक्वल टू 2x, जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा इसका ग्राफ क्या बनाएंगे हम? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दिखेगा कैसा? ऐसा। ये इन्फॉर्मेशन है आपको इनके पीछे की लॉजिकल रीज़न नहीं बताए जा रहे। आप क्या करें, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले, उसके कॉर्ड एक्स की वैल्यू चूज़ करें, एक वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते रहें और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देख ले, ग्राफ इसी तरह का आएगा। लेकिन उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, चूँकि हमें फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ चाहिए ग्राफ का आइडिया, और ग्राफ का आइडिया हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से याद रख लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? याद रख लेंगे। एक विजुअलाइजेशन है हमारे पास कि इस तरह की चीज़ें होगी तो ऐसा ग्राफ बन सकता है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ब्लू वाला पार्ट दिखेगा, अगर पूरा बनाना है तो ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही ले लें, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू -2x हो जाता, तो ये इस फॉर्म में आ गया। जैसे ये इस फॉर्म में आएगा तो ग्राफ दिखेगा हमारा क्या? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, लेकिन इधर की तरफ। ठीक है, ऐसा ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो ये एक था एग्जाम्पल, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये था एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। क्वाड्रेटिक में कितना कि 1 2 3 4 और आगे बढ़ते हैं। ये होगा 5th पॉइंट। अगर इक्वेशन हमारे पास ऐसा हो y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के जैसा, ax प्लस
बी एक्स स्क्वायर के जैसा, तो ये ग्राफ सिमेट्रिक ना हो करके ग्राफ दिखेगा कैसा, ऐसा। ये किस किस पॉइंट से पास होगा, 0,0 से, और ये पास होगा -a/b से, कॉमा 0 से। ये कहाँ से आया, इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे तो a + bx x, फैक्टराइजेशन से यहाँ से आएगा x = 0 और दूसरा आएगा x = -a/b, ठीक है ना, -a/b, x = 0 और -a/b से ये ग्राफ पास होगा, ठीक है ना। और चूँकि x² का कोफिशिएंट क्या है, मतलब जो b है, अच्छा एक चीज़ और याद रख ले, जो x² का कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। अभी जो पिछला केस था वहाँ पर भी आप देख लें, y² = x² = ky, अगर इस k को इधर लाए तो क्या होगा, 1/k x² = y है। तो ये क्या है, पॉजिटिव था, तो याद कीजिए ग्राफ कैसा आ रहा था, इस फॉर्म का ग्राफ कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। अभी जस्ट हमने देखा, इसको छोड़ भी दे तो ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा था, है ना। तो अपवर्ड पैराबोला x² के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। खैर, तो ये पैराबोला ऐसा दिखेगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखिए तो ये ग्राफ दिखेगा कैसा, लेकिन ये क्या है, एसिमेट्रिक सा आया है, एसिमेट्रिक ग्राफ है, ये एसिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है। तो y = ax² + bx का ग्राफ ऐसा होता है। अगर ये ऐसा हो जाए y = ax - bx², x² का कोफिशिएंट अगर हो जाए नेगेटिव, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं सॉरी, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0,0 से पास होगा और a/b, 0 से पास होगा, ठीक है। a/b, 0 से पास होगा, तो ये भी ग्राफ है क्या, एसिमेट्रिक। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो ग्राफ दिखेगा कैसा दिखेगा, y वर्सेस x का ग्राफ वो दिखेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। अब क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए क्या, अगर ये हो जाए y = -ax + bx², x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ग्राफ आएगा अपवर्ड पैराबोला, ग्राफ आएगा अपवर्ड पैराबोला। और अगर फैक्टराइज करके वैल्यू निकालेंगे तो एक तो आएगा x की वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू आएगी a/b, तो ये ग्राफ पास होगा a/b, 0 से, और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से ये होगा अपवर्ड पैराबोला। तो ग्राफ तो है अब भी असिमेट्रिक, लेकिन दिखेगा समथिंग ऐसा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ग्राफ क्या दिखेगा, किसी x एक्सिस के किसी पॉइंट से ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, x एक्सिस के किसी पॉइंट से ऐसा जाता हुआ दिखेगा। 8th पॉइंट हमारे पास, अगर ये हो जाए क्या, y = -ax - bx², अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक तो आएगी x की वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू आएगी -a/b, मतलब ये ग्राफ पास होगा 0,0 एंड -a/b, 0 से। अब चूँकि x² का कोफिशिएंट है नेगेटिव, तो ये पैराबोला होगा डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ होता है ऐसा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं दिखेगा। ये सारे के सारे ग्राफ हैं एसिमेट्रिक, ये भी है एसिमेट्रिक, ये भी है एसिमेट्रिक, ये भी है एसिमेट्रिक, मतलब किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट इसके अंदर सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए क्या, y = 3x + x², बिल्कुल इसके जैसा है, तो ग्राफ ऐसा बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। अगर यहाँ पर हो जाए y = 2x - 3x², नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा,
असिमेट्रिक ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है ना, मतलब कहाँ से पास होगा, एक तो 0,0 से, दूसरा 2/3,0 से, और ये है डाउनवर्ड पैराबोला, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। फैक्टराइजेशन से हम निकाल लेते हैं। अगर ग्राफ ऐसा आ जाए -x + x², ठीक है, तो यहाँ से अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये तो x की वैल्यू एक आएगी 0, दूसरी वैल्यू आएगी 1, ये पास होगा 0,0 और 1,0 से। ठीक है, 1,0 से, चूँकि x² का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो होगा अपवर्ड पैराबोला 0,0 एंड 1,0, तो ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ दिखेगा कहाँ से, 1 से राइज करता हुआ दिखेगा ऐसा। ठीक है, 1 से, ये 1 से राइज करता हुआ दिखेगा ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे y -x -x²। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, -a/b मतलब -1,0, a/b की वैल्यू यहाँ से ही आएगी। ठीक है, इस तरह का ग्राफ दिखेगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, a/-1 आ जाएगा, फैक्टराइज करके देख लो, और 0,0। तो इस तरह का ग्राफ क्या होगा, फॉर्म होगा। इस तरह का ग्राफ क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल फॉर्म हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इनका, इस ग्राफ की ज़रूरत क्या हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 की फॉर्म में हो, तो इनका जो ग्राफ आता है वो आता है इलिप्स। क्या आता है, इलिप्स। ठीक है, और इलिप्स की शेप होती है ऐसी, ठीक है, ये वैल्यू होगी 2a के बराबर और ये वैल्यू होगी 2b के बराबर। ठीक है, ये जो बड़ी लाइन है इसको कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, और ये जो स्मॉलर वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक, a से b तक, उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। इस एलिप्स का माइनर एक्सिस, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। इसके अलावा 2 पॉइंट और होता है इस एलिप्स के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं, एक पॉइंट को कहते हैं फोकस, और दूर इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं फोसाई या फोकाई। ठीक है, प्लूरल है फोकस। एक्चुअली एलिप्स की डेफिनेशन क्या है कि हम प्लेन के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लें, ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से उस पॉइंट का कलेक्शन फाइंड करें, उन सारे पॉइंट का लोकेशन या कलेक्शन फाइंड करें, जो कि क्या हो, इस पॉइंट, उस पॉइंट की डिस्टेंस जो हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, मतलब दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम हो, वो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उस सारे पॉइंट के कलेक्शन के वजह से जो फिगर बनती है उसे हम कहते हैं इलिप्स। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के वजह से हम उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका डिस्टेंस का सम दोनों फोकाई से या दोनों फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो उसकी वजह से बनती है ऐसी शेप जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इलिप्स। ठीक है ना, ग्रेविटेशन के अंदर आपने 10th क्लास के अंदर देखा सुना होगा, है ना, केपलर्स प्लैनेटरी मोशन के अंदर। ठीक है, केपलर्स
प्लेनेटरी मोशन के अंदर आपने ये बातें सुन रखी होगी। तो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट को ही कहते हैं फोकस, ठीक है ना। अब इनको जो ज्वाइन दोनों फोकस से पास होने वाली एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस, और इन दोनों पॉइंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो जब भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में हो, ग्राफ कैसे बनेगा? इलिप्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये इलिप्स जो है ऐसा भी दिख सकता है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस इस तरफ हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पूरा है मेजर एक्सिस, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा है मेजर एक्सिस, तो सिर्फ आधे पार्ट को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और छोटे से पार्ट को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर इस b की वैल्यू बड़ी हुई, अगर a हुआ ग्रेटर देन b तो ये वाला बनेगा, अगर ये हुआ लेस देन b, a हुआ लेस देन b तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मेजर एक्सिस जो इस बार फोकाई जो है इस वाले पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अक्सर जो प्रॉब्लम आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्म में दिखेगी नहीं। जैसे हमारे पास इक्वेशन रहेगी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब पूछ रहा है ये किसकी इक्वेशन है? मैं तो क्या कहूँगा, ये एलिप्स की इक्वेशन। कहेंगे कैसे? इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। कैसे? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे को ले आए डिवीजन में तो हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देखिए आगे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ मैं 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। कहेंगे अब भी नहीं आया इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाय ये हो गया, वाई स्क्वायर बाय ये है, एक्स स्क्वायर के तो यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ पर तो 3/2 है, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब आ गया इस फॉर्म में? हाँ आ गया, लेकिन कहेंगे आप इस पे स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायर डालना तो हमारा खुद का काम है। क्या हो जाएगा? मतलब ये जो डायरेक्ट वैल्यू है वो ए स्क्वायर की ही वैल्यू है। तो आप ज़रा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें तो इनको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन √3/2 पूरे पे रूट है होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से हमारे a की वैल्यू है, हमारे जो a की वैल्यू है वो है √3/2, b की वैल्यू जो है वो है √2। मतलब मेजर एक्सिस नहीं, मेजर एक्सिस हमारा क्या है? ये है, और ये है हमारा माइनर एक्सिस। खैर वो तो वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, जिनकी वैल्यू बड़ी है वो क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस। जिनकी वैल्यू छोटी आएगी वो हो जाएगा माइनर एक्सिस। मतलब इसका ग्राफ जो है या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो ए और बी की वैल्यू पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो बी की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू बड़ी है और ए की वैल्यू छोटी है, ठीक है। ए की वैल्यू छोटी है तो ग्राफ इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से नहीं दिख सकता। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कुछ इस तरह से भी दिख जाए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू सी, तब भी क्या है ये एलिप्स, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। तो चाहे ऐसी दिखे या डायरेक्टली इसी फॉर्म पे दिख जाए, जैसे एक्स स्क्वायर बाय 2 या 4 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाय
3 का स्क्वायर है इक्वल टू 1, ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो ये भी है एलिप्स, और ये जो इक्वेशन थी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है एलिप्स को। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सर्किल के ऊपर। किसके ऊपर? नेक्स्ट पार्ट इज सर्किल। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसको कहते हैं आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सर्किल को, जहाँ पर आर होता है क्या? रेडियस। जहाँ पर आर क्या होता है? हमारा रेडियस। और ये सर्किल होती है क्या? ओरिजिन से आर डिस्टेंस की सर्किल, और वो सर्किल दिखेगी समथिंग ऐसी, और वो सर्किल दिखेगी समथिंग ऐसी। तो सर्किल आएगी ऐसी। ठीक है। ये है ओरिजिन, 0,0 इज सेंटर, ये आर होगा इसका रेडियस। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्किल को जिसका सेंटर है ओरिजिन, और सर्किल का रेडियस है कितना? 2। ऐसी सर्किल दिखेगी। मतलब ये पास हो रहा होगा 2,0 से, इधर -2,0 से, ऊपर 0,2 से, -0,-2 से। ठीक है। तो ये होगा सर्किल। इसी इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। इसको देखते ही आप फौरन कहेंगे क्या? ये तो है इलिप्स, लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू है डिफरेंट, ए और बी की वैल्यू है डिफरेंट, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू है सेम। ए और बी की वैल्यू है सेम। तो जब ए और बी की वैल्यू होती है सेम, तो वो क्या बन जाता है? सर्किल। वो क्या बन जाता है? सर्किल। क्योंकि इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो दे सकता था, बाय 4 लिखोगे, इसके नीचे सेपरेट करोगे तो ऐसा दिखेगा। इस फॉर्म से लग रहा है कि ये इलिप्स होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म से लग रहा है ये इस पे डायरेक्ट है, सर्किल। तो क्या पता चला कि इलिप्स की इक्वेशन में अगर a इक्वल टू बी हो जाए, a इक्वल टू बी हो जाए, तो वो इलिप्स की एक स्पेशल फॉर्म आती है क्या? सर्किल। और इस स्पेशल फॉर्म में ये दोनों फोकस जो हैं ये इलिप्स के सेंटर से कोइंसाइड कर जाता है। क्या कर जाता है? कोइंसाइड कर जाता है। इससे बन जाती है क्या? हमारी सर्किल। क्या बन जाती है? सर्किल। तो मतलब हम ये कह सकते हैं सर्किल जो है ये इलिप्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें उसका दोनों फोकस सेंटर से कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है ना। सेंटर से क्या हो जाता है? कोइंसाइड कर जाता है, तो शेप ऐसी बनती है। तो ठीक है, इस चीज़ को ऐसे भी दे सकता था अगर सर्किल की इक्वेशन, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग से 3, बिल्कुल हो सकता था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 4 ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 इक्वल टू 3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल को। तो हमेशा आपको सर्किल की फॉर्म दिखेगी नहीं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी इसको एलसीएम लेके दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करके देखना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर इस फॉर्म में होता था तो हम इसे क्या करते थे? कन्वर्ट करके लाते थे। क्या करते थे? इस फॉर्म में, फिर देखते थे कि वो सर्किल है या इलिप्स है या नहीं। इस फॉर्म में देखते थे इलिप्स है या नहीं, यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र करके देखेंगे सर्किल है या नहीं। ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो हो जाएगा बड़ा काम मुश्किल। तो सीधा सीधा इसकी तरह याद रखना है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट, तो रिप्रेजेंट करेगा किसको?
एलिप्स को अगर ए और बी की वैल्यू सेम, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, चाहे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसमें अगर ए एंड बी डिफरेंट है, चाहे यहाँ ए एंड बी डिफरेंट है, तो क्या होगा, एलिप्स। अगर ए बी के बराबर हो जाए इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल। ट्रांसफॉर्म वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। चाहे इस फॉर्म में हो तब भी होगा सर्किल, तब भी होगा सर्किल। ठीक है, अब थोड़ा सा, ये तो था अलजेब्रिक का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा को नहीं देखना है ना, सिर्फ वो साइन और कॉस के ग्राफ को देखना है। ठीक है, बाकी अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी बाकियों की, तो जब ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स के अंदर हम वहीं पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर ग्राफ आ जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा ऐसा। और भी आगे जा सकता है, ऐसे ही ये पीछे आ सकता है। ऊपर वैल्यू होगी +1, नीचे वैल्यू होगी -1, ये है 0। इस मैक्सिमम के सामने है π/2 मतलब 90 डिग्री, लेकिन रेडियन में रिप्रेजेंट करना है। ये वैल्यू है π, ये वैल्यू है पाई का मतलब 180 डिग्री। कन्वर्जन हम देख लेंगे कैसे है ये एंगल वाले में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम देख लेंगे। ये है 3π/2 मतलब ये वैल्यू है हमारी 270 डिग्री। ये इस डायरेक्शन वाला जो ग्राफ है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और ये जो है अगर हम एंगल क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो उसके लिए ये ग्राफ है। तो यहाँ पर हो जाएगा -π/2 मतलब -90 डिग्री, यहाँ है -π -3π/2, यहाँ है -2π, यहाँ है -2π, -2 का मतलब 180 डिग्री, यहाँ पर भी हमारा 2π। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। अगर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाए, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, लेकिन वो ऐसी सिमेट्री होगी उसकी, ये भी पास होगा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ हाँ ये गड़बड़ कर दिया हमने। ऐसे ये होगा 5π/2, 5π/2 मतलब ये 360 450 डिग्री। ठीक है, ऐसा ग्राफ दिखेगा। मतलब ब्लैक वाला ग्राफ साइन एक्स का है
रेड वाला ग्राफ, ब्लू वाला ग्राफ cos x का है, ब्लैक वाला ग्राफ जो है वो sin x का है और ये cos x का है। क्या है? cos x का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर ब्लैक को मिटा दूँ, मैं रब कर दूँ, तो देख लीजिए कैसा ग्राफ दिख रहा है। तो cos x का ग्राफ ऐसा दिखेगा, cos x का ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब कहीं पर अगर ऐसा हो जाए y इज इक्वल टू 2 sin x, ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो 2 है, अगर कोई कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पर पहले क्या था 1, तो ग्राफ कहाँ जा रहा था 1 से -1। अगर ये है 2 तो ये ग्राफ जाएगा -2 से +2। कहाँ जाएगा? -2 से +2, -2 से +2। ऐसे ही sin x में भी कहाँ जाएगा? cos x में भी कहाँ जाएगा? अगर y इज इक्वल टू 2 cos x रहता तो भी ये ग्राफ क्या होता? -2 से +2। मतलब ये sin x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसे, मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती हुई दिख रही है। अगर 9th क्लास से साउंड वाला चैप्टर याद हो तो वहाँ पर ऐसे ही करते थे, कि मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर अब भी होगा 180 डिग्री मतलब पाई, और यहाँ पर अब भी होगा π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 के आने से सिर्फ और सिर्फ इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। साइन का है तो साइन में, कॉस का है तो कॉस में। अगर यहाँ पर 1/2 है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिर -1/2 से +1/2 के बीच क्या आ जाएगा? ये ग्राफ वेरी करेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन को रखते हैं हम यहीं तक। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर जो है हम लोग किसी दूसरे मैथमेटिकल पार्ट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमने पहला पढ़ा था क्या? ग्राफ। दूसरा था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा था अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलजेब्रा में आप जानते हैं, अलजेब्रा वाले पार्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। जो तक अब तक 10th क्लास तक आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं, उस आइडेंटिटीज़ को आप रिवाइज़ कर लें। जैसे a+b का होल स्क्वायर है, a-b का होल स्क्वायर है, ठीक है, a+b का होल क्यूब है, a+b+c का होल स्क्वायर है, a³ + b³ है, ठीक है, a³ - b³ है। उन सारी आइडेंटिटीज़ को आप रिवाइज़ कर लें, वो चीज़ें बताने की नहीं है। ठीक है, उस आइडेंटिटीज़ को क्या कर ले? रिवाइज़ कर ले। हाँ, हम एक काम ये कर सकते हैं कि आपको इस ग्राफ के एंड में अलजेब्रा की जितनी आइडेंटिटीज़ है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ से लिख लें अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो लेकिन हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, वो आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ, उतनी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ सकते। तो ग्राफ में हम रखते हैं यहीं तक। इसी ग्राफ के एंड में हम दे देंगे क्या? आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो मतलब अलजेब्रा का पार्ट भी हो गया ख़त्म। इस ग्राफ के ऊपर डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के, जैसे हमने किया था वैसे सेट करके एक आइडिया लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप चाहिए कि चीज़ें ऐसी दिखेगी, ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो किस फॉर्म में आ रहा है, उस फॉर्म के हिसाब से ग्राफ बना दें, उस फॉर्म के हिसाब से ग्राफ बना दें, ताकि हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सके जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म में है इंफॉर्मेशन, उसको ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सके, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस किसी इक्वेशन को, है ना, किसी फंक्शन को, वो हम इसके आइडियाज़ से कर सकते हैं। बाकी जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, चूँकि इतनी इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई यहाँ, बाकी वो मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ लेंगे। लेकिन जो है पीसीबी वाले, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए पता, ताकि आप इनको ईज़िली हैंडल कर सकें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बार बार देखेंगे तो चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, और बार बार जहाँ पर आएगा कहीं पर हम यूज़ करेंगे तो हम आपको हिंट दिला दिया करेंगे। ये चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि इक्वेशन ऐसा होता था, जैसे y = ax + bx² अगर होता है तो हम कहेंगे अच्छा इसका ग्राफ क्या आता था? एसिमेट्रिक आता था, समथिंग इस तरह से, समथिंग इस 0 और 0,0 से एसिमेट्रिक ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर।
ऐसा दिखता था। तो अब इसके ऊपर जैसे कौन सा ग्राफ हो सकता है, जैसे देखिए हम पढ़ते थे S इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो AT स्क्वायर हमारा B की जगह है, A की जगह U है। तो अब इसका जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ एसिमेट्रिक आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब B पॉजिटिव है, यहाँ A पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ समथिंग आएगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन इज लाइक दिस। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे पढ़ते थे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी में आप पढ़ते हैं v इज इक्वल टू u प्लस AT। इसको कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू है mx प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y एक्सिस पर v, x एक्सिस पर टाइम, m यहाँ पर था कांस्टेंट या स्लोप, तो मतलब और ये है c की जगह u, तो ये पता आएगा कहाँ से जा रहा है 0, c से, मतलब 0, u से ग्राफ पास करेगा। अगर m पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ, m नेगेटिव तो नीचे की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो m पॉजिटिव अगर है तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। और ये m क्या होता था, स्लोप, तो यहाँ पर का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। इसलिए हम कहते थे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस मैथमेटिक्स के आइडियाज़ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने, ढालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल आइडियाज़ को अपने पास रखना। ये दो एग्जांपल हमने दिए ताकि हम आप विजुअलाइज कर सकें कि हमें जो है इतनी सारी ग्राफ की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, है ना, ताकि हम इस चीज़ को ईजिली कन्वर्ट कर सकें, है ना, ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो हम लोग अगले टर्न पर जो है बेसिक मैथमेटिक्स के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को। फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के बाद हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर, कैलकुलस वाले पार्ट के ऊपर। कैलकुलस वाले पार्ट में था हमारा डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन को डील करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन को, फिर उसके बाद है वेक्टर। ये सारी चीज़ें कवर होने के बाद हम जो है शुरू करेंगे 11th क्लास के फिज़िक्स का पहला चैप्टर मोशन, ठीक है। काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू नहीं करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन से इसलिए शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन कोई टफ चैप्टर नहीं है, और यूनिट एंड डायमेंशन अगर बाकी चैप्टर, कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद आप कवर करेंगे तो आपका ग्रिप जो है उस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा होगा। वैसे उस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स और फोर्स वगैरह के बाद जो है हम उसको डील करेंगे, लॉज ऑफ मोशन वगैरह के बाद, ठीक है। तो इस लेक्चर को रखते हैं यहीं तक, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको अच्छी तरह से ज़हन नशी, ठीक है, ताकि आप फिज़िक्स के प्रॉब्लम में कहीं पर फंसे नहीं, उलझे नहीं, और इस आइडियाज़ के साथ आपको फिज़िक्स जो है इजी लगेगी और अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। तो थैंक यू, वी विल मीट in the next lecture of basic mathematics, which is trigonometry. Thank you.